माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और फिर हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल take a review on torque on rectangular current carrying loop when it was placed in magnetic field. You know that जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप प्लेस किया था तो उस केस में ये जो लूप था इस पे एक टॉर्क एक्सर्ट हो रहा था, दैट वाज ए रोटेटिंग फोर्स। मतलब क्या था कि इस रेक्टेंगुलर लूप को जिसमें से करंट पास कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे तो वो टिल्ट कर जाता था, घूम जाता था, रोटेट कर जाता था, राइट। तो उस केस में हमने देखा था इस रेक्टेंगुलर लूप पे टॉर्क की वैल्यू आती है बिना कोस थीटा, राइट। बट आप अपनी जितनी भी रेफरेंस बुक है, ओके, तो उसमें आप क्या देखते हो कि ये जो फॉर्मूला है इसमें साइन भी लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो बता देता हूं। क्योंकि इस फॉर्मूले को हम साइन थीटा की फॉर्म में भी या साइन अल्फा की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको एंगल वाला सिनेरियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखो क्या है, हमारे पास सिचुएशन क्या थी। कल आपने देखा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा था, ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हमने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग लूप ऐसे रखा हुआ था, लाइक इन दिस वे, इस तरीके से, ठीक है। तो जब इस तरीके से हम रखेंगे तो उस केस में हमने देखा था कि मैग्नेटिक लूप, ये जो करंट कैरिंग लूप है, इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रखा था। कितना एंगल बना रखा था, थीटा एंगल बना रखा था। तो इस केस में हमने कुछ कैलकुलेशन की और टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट वाज बिना कोस थीटा। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थीटा एंगल है ये किस किस के बीच का एंगल है। थीटा एंगल किस किस के बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो करंट कैरिंग लूप है जो आपने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये वाला एंगल, राइट। आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अब ये मेरे पास कल मैंने जो आपको दिखाया था, ये मेरे पास करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रो है, ये वाली जो स्ट्रो है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। और हमने मैग्नेटिक फील्ड में ये जो लूप कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये स्ट्रो दिखा रही है और ये जो करंट कैरिंग लूप है इसका प्लेन ये बनेगा ना, प्लेन ये होता है इसका, ठीक है। तो करंट कैरिंग लूप का जो प्लेन है वो ऐसे है। तो आपने देखा था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनी, प्लेन की डायरेक्शन ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये थीटा एंगल था, राइट। इस डायग्राम को हम ड्रॉ करें तो देखो सिचुएशन कैसे रहती है। ये तो थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। और यहां पे मेरे पास क्या था, प्लेन। प्लेन कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, प्लेन। ये जो ब्लू कलर का मार्कर है ये दिखा रहा है प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका प्लेन की डायरेक्शन ये है, उसका प्लेन ये है, ठीक है। प्लेन इस तरफ है और ये वाला जो एंगल बना था इन दोनों के बीच का, ये एंगल था थीटा, राइट। अब यहाँ पे इसी रिजल्ट में हम थोड़ा सा एक और कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो ये स्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, ठीक है। और ये लूप का प्लेन है, रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन है, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। अब मेरे को क्या करना है बेटा, ये जो लूप है, ये जो लूप है इसका एरिया वेक्टर में ड्रॉ करूं तो एरिया वेक्टर क्या होता है, लूप पे परपेंडिकुलर, इस रेक्टेंगुलर लूप पे कहीं पे भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, ठीक है। और एरिया वेक्टर उस सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो देखो मैं इस एरिया वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा क्योंकि सारे एंगल वगैरह यही बन रहे हैं, ठीक है, राइट। तो इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, लूप ऐसे थीटा एंगल बना रहा है, मैं इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी,
ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन इनके बीच का एंगल थीटा, राइट। और यहां पे आप देखो बेटा, जो मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी तो कोई एक एंगल बनेगा, राइट। एरिया वेक्टर और मैग्नेट, अब मैं यहां पे इसी पॉइंट पे एक एरिया वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, जो प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, वो क्या होता है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कोई एंगल बनाएगा अल्फा, ठीक है। तो यहां पे नोट कर ले, अल्फा क्या चीज है, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एरिया वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे कहूं कि प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप और एरिया वेक्टर के बीच में कितने का एंगल होगा, 90 होगा। अरे बेटा देखो यहाँ पे कि ये सिचुएशन थी, ये मैग्नेटिक फील्ड था, प्लेन ऐसे रखा हुआ था, एरिया वेक्टर में जो करंट कैरिंग लूप होता है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये एंगल कितना बनाएगा, प्लेन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, आप देखो प्लेन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। कितना एंगल बन जाएगा, 90, ठीक है। एरिया वेक्टर का मतलब होता ही क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ करना। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना बन जाएगा, 90, राइट। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। थीटा किस किस के बीच में एंगल था, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी बताया भी था आपको, ठीक है। तो यहां से मैं थीटा को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस अल्फा। थीटा को लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा। अब एक बात बताओ, टॉर्क को हम कुछ अदर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बिना कोस थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बिना कोस थीटा। बेटा अल्फा थीटा आप किसको क्या रिप्रेजेंट करते हो, ये आपकी चॉइस है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने थीटा किसको बोला है, अल्फा किसको बोला है। अलग अलग बुक होती है, अलग अलग ऑथर होते हैं, तो सब अपने जो उनको कन्वीनियंट लगता है वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं एंगल के लिए, किसी एंगल को थीटा किसी को अल्फा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, राइट। तो टॉर्क इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बिना कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस अल्फा, राइट। तो यहां से मेरे को जो टॉर्क की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी बिना साइन अल्फा। तो टॉर्क को आप ऐसे भी लिख सकते हो बिना साइन अल्फा, या लिखो बिना कोस थीटा। आपको अल्फा एंगल किस किस के बीच होता है, अल्फा एंगल है एरिया वेक्टर का एक और नाम है, ये इसको हम यूं भी बोलते हैं एरिया वेक्टर को, ये भी लिख लो, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। अरे भाई रेक्टेंगुलर कॉइल पे ये नॉर्मली तो है, परपेंडिकुलर ही तो है एरिया वेक्टर रेक्टेंगुलर कॉइल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले तो आपको देखे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू बिना साइन अल्फा। तो अल्फा किस के बीच एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा किसके बीच एंगल, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, राइट। चलो अब हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक और बता देता हूं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। अब बेटा यहां पे आप ये देखो कि टॉर्क का फॉर्मूला, इसके बाद में टॉर्क का फॉर्मूला आपको मिला बिना साइन अल्फा, राइट। जब आप आगे हम मैग्नेटिक मोमेंट के अबाउट स्टडी करेंगे, ठीक है, आगे मैग्नेटिक इसी चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो उसमें आप देखोगे कि n नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल में होते हैं, I करंट और A एरिया ऑफ कॉइल, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल M, और ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो,
आई एन ए को क्या पुट कर दोगे, एम, ठीक है, एम बी साइन अल्फा, राइट। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में लिखे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी ही लिखेंगे। आप बी क्रॉस एम लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो टॉर्क मैक्सिमम आप थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो और अल्फा की फॉर्म में लिखोगे। जब अल्फा की फॉर्म में लिखोगे तो अल्फा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा 90 होगा, अल्फा क्या होगा 90 होगा, और टॉर्क मिनिमम क्या होगा, जब अल्फा क्या होगा 0 होगा। तो आप दोनों कंडीशन लिख सकते हो, मैक्सिमम टॉर्क कितना बनेगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी, और मिनिमम टॉर्क कितना बनेगा 0। सो ये आपको समझ में आ गया, अब इससे बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। तो यूज की बात करेंगे तो इसका यूज बन जाएगा टू डिटेक्ट करंट। बेटा ये करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में जब करंट हो, जो करंट लाइक मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर की रेंज में हो, उसी करंट को मेजर करेगा। एम्पियर की रेंज में करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर उसको मेजर नहीं करेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जस्ट ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, यू मेजर कर लिखना ठीक नहीं है, ऐसे लिखोगे इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, तो दैट इज मोर एप्रोप्रिएट सेंस, राइट, ओके। अब बात करें हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि व्हेन वी वर हैविंग ए करंट कैरिंग कॉइल, हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग लूप था, उस लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस लूप पे एक टॉर्क एक्सर्ट करता है, लाइक टाउ इज इक्वल टू बिना कोस थीटा और टाउ इज इक्वल टू बिना साइन अल्फा। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होंगे, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। प्रिंसिपल इसका क्या होता है, प्रिंसिपल लिखो, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन लूप या वायर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग लूप है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। यही इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल बनेगा, राइट। देखो गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए आप देख रहे हो, एक तो हमारे पास केसिंग है, जो ये आप ब्लैक कलर की आउटलाइन देख रहे हो, इसको हम केसिंग बोलते हैं। इस केसिंग के अंदर जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के जो कंपोनेंट है उनको हम प्लेस करेंगे, और ये केसिंग इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि इस गैल्वेनोमीटर के कंपोनेंट के अंदर एयर वगैरह एंटर ना करे, मतलब कोई भी एयर के कारण डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। फिर क्या होगा, इस केसिंग के अंदर हम दो मैग्नेट सेट करते हैं, जो ग्रीन कलर में N और S लिखा हुआ देख रहे हो, ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है, ठीक है, स्फेरिकल मैग्नेट है। इनका काम क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। इस टाइप के परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ठीक है। और इन परमानेंट मैग्नेट के ठीक बीच में आपके पास में एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर एक सिलेंड्रिकल शेप में ये सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको क्या है, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम एंटर करती है, राइट। तो ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, और उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लाइक ऐसे स्फेरिकल शेप में है, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर वायर के ऐसे ऐसे टर्न बना देंगे, ठीक है, कॉपर की वायर लेंगे, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन कोर रखा, फिर इसके ऊपर हम क्या है कुछ टर्न बना देंगे। जो रेड कलर से देख रहे हो यहाँ आपने वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है। ये क्या चीज है, ये वो वायर है जिसमें से करंट फ्लो होना है, राइट। इसको हमने नाम दे दिया PQRS। एक टर्न नहीं, कई सारे टर्न है। PQRS हम करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए ये नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इस वायर का जो एक हिस्सा होगा ये इधर
यहाँ पे एक मिरर कनेक्ट होगा, मिरर के थ्रू यहाँ पे एक वायर होती है फॉस्फर ब्रोंज वायर, फॉस्फर ब्रोंज वायर। इस फॉस्फर ब्रोंज वायर के थ्रू ये टर्मिनल T1 पे कनेक्ट होगा, T1 कनेक्टिंग टर्मिनल है, राइट। फिर इस वायर का जो दूसरा हिस्सा है वो हेयर स्प्रिंग, हेयर लाइक स्प्रिंग है, ठीक है। एक स्प्रिंग के साथ में क्या होगा, इसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं हम, ठीक है। इस स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट होगा और इसके साथ में फिर ये आगे वायर कहाँ पे चली जाएगी, टर्मिनल T2 पे। T1 और T2 दोनों कनेक्टिंग टर्मिनल है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को हमें करंट की सप्लाई देनी है, राइट, क्योंकि करंट को हमें डिटेक्ट करना है ना, ठीक है। और उसके बाद में एक ये T पॉइंट है, ये टोर्सन हेड है, मतलब यहाँ से ये वायर की हम सेटिंग वगैरह करते हैं। M ये मिरर है, ये मिरर प्लेन मिरर भी हो सकता है और कॉनकेव मिरर भी हो सकता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कोइल की पोजीशन वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे, वर्किंग कैसे होगी। बेटा यहाँ पे जो T1 और T2 टर्मिनल है, देखो ये T1 टर्मिनल इस वायर के साथ कनेक्ट है और ये T2 टर्मिनल भी इनडायरेक्टली इस वायर के साथ कनेक्ट है। सारे इसके ऐसे ये जितने भी कंपोनेंट है सारे के सारे कंडक्टिंग है, जिनमें से करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये जो T1 टर्मिनल है, T2 टर्मिनल है, T1 टर्मिनल ये आपको ये नहीं ड्रॉ करना है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। जो आप ये T1 और T2 टर्मिनल देख रहे हो, ये जो T1 टर्मिनल है यहाँ पे और ये जो T2 टर्मिनल है, इसको हम बैटरी के साथ में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे एक एंड, ये वाला T1 टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो क्या होगा, इस वायर में करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, करंट जाएगा P से Q, Q से R, R से S, इस तरीके से इसमें क्या है, करंट फ्लो करेगा इन दिस पे, राइट। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही थी, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी नॉर्थ से साउथ की तरफ, और उसी टाइम मतलब एक वायर रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो जितने भी टर्न्स है उनका कुछ एरिया होगा, ये जो टर्न्स है उनका क्या है, जो रेक्टेंगुलर लूप बना है उसका कुछ एरिया भी बनेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इनमें से जब ये करंट फ्लो करेगा तो सिचुएशन क्या बन गई कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, और ऐसा रखने से क्या होता है, इस करंट कैरिंग जो ये लूप है, करंट कैरिंग लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। और इसी के साथ में एक पॉइंटर कनेक्ट होता है। आपने अपने स्कूल लैब में गैल्वेनोमीटर देखा हो, तो गैल्वेनोमीटर में एक ऐसे पॉइंटर होता है ना जो मूव करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ में एक पॉइंटर कनेक्ट होता है, जैसे ये करंट कैरिंग लूप टर्न करेगा तो वो पॉइंटर भी ऐसे ऐसे मूव करेगा, राइट। तो बेटा अब क्या है कि यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, राइट। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो डिस्कस करेंगे हम। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है बेटा, ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो, अब मान लो ये तो आप इसका साइड व्यू देख रहे हो, कोई इसको ऊपर से देखे, इस डिवाइस को ऊपर से देखेगा, तो आप ऊपर से देखोगे तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर देख रहे हो, ये जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, ये आपको सर्कुलर पार्ट नजर आएगा। ये क्या चीज है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये ऐसे नजर आएंगे, मतलब ये टॉप व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया गैल्वेनोमीटर का, टॉप व्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये तो सॉफ्ट आयरन कोर है। रेड कलर पे की जो लाइन मैंने बना रखी है, ये रेड कलर की लाइन दिखा रही है कि सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो आपने वायर बाउंड कर रखी है, जो रेक्टेंगुलर लूप बना रखे हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये परमानेंट मैग्नेट है। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जानी चाहिए ना, बिल्कुल जानी चाहिए। बट क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दोगे, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये बहुत अच्छा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है,
और फिर क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे पास होगी इस तरीके से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी, ऐसे मैं दिखा देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, कुछ यूं होगी, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं होगी, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये यूं होगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, नॉर्थ से साउथ, राइट। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, ठीक है, मतलब ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने दिखा दी है इसमें। अब यहाँ पे जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बेनिफिट क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है बेटा, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैं ग्रीन कलर की, जो ब्लू कलर में जो मैंने लाइन दिखाई है, ब्लू कलर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और ये क्या चीज है, जो रेड कलर में आप देख रहे हो ये कॉइल है, राइट। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा एक कंजेशन हो गया है। देखो यहाँ पे देखो, ये आपने परमानेंट मैग्नेट बना दिए हैं, परमानेंट मैग्नेट के बीच में ये आपने सॉफ्ट आयरन कोर दिखाई है, और सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये क्या चीज है, ये नंबर ऑफ टर्न है। मैं एक कोई टर्न दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे टर्न तो बहुत सारी है, चलो कई सारी टर्न बना देते हैं, ठीक है। अब टर्न का मतलब क्या है, इस कोइल के नीचे ये जो टर्न दिख रही है इसके नीचे इसका लूप है, ठीक है, जैसे देखो ये सारे के सारे करंट कैरिंग लूप है, बहुत सारे लूप है, तो इस वाली टर्न का लूप होगा, इसका इसके नीचे लूप होगा, ऐसे ऐसे कई बहुत सारे लूप होंगे, ठीक है। और मैं ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, साउथ पोल के पास जाएगी, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई ऐसी होगी ना जो बिल्कुल इसी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी वही डायरेक्शन और लूप की भी वही डायरेक्शन, राइट। मतलब आप थोड़ी देर पहले हमने एक डायग्राम बनाया था, देखो ये रेक्टेंगुलर लूप था, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और हमने लूप को ऐसे रखा था थीटा एंगल पे, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच में थीटा एंगल बना था। अब जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो सिचुएशन क्या होगी, ये देखो यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और यही लूप की डायरेक्शन है। जो रेड कलर वाला लूप है, ये रेड कलर वाली लाइन है, ये लूप को रिप्रेजेंट कर रही है, और ब्लू कलर वाली लाइन है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, मतलब जब लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाए, उस टाइम थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, 0। तो आप यहां पे लिखोगे इन इट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला था बिना कोस थीटा, और थीटा बन गया 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, बिना, ठीक है। या आप टॉर्क को कई बुक में, टॉर्क को आप अल्फा की फॉर्म में भी लिखते हो, टॉर्क को किसकी फॉर्म में लिखते हो आप, अल्फा की फॉर्म में, ठीक है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, दोनों में से या तो आप ये वाला करो या ये वाला कर लेना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ बेटा, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, लूप की मतलब लूप का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है। तो इस केस में अल्फा कितना होगा, अल्फा किस किस के बीच में एंगल था, अल्फा एंगल था, अल्फा आपका एंगल था मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और ये जो लूप के ऊपर, लूप का जो एरिया वेक्टर है उनके बीच का एंगल। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो एक बात बताओ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। कितना एंगल बना, 90। तो उस केस में अल्फा कितना हो जाएगा, 90। तो इस केस में आप टॉर्क निकालोगे अल्फा की फॉर्म में, तो अल्फा की फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू बिना साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा BINA, बिना साइन अल्फा की वैल्यू 90 साइन 91, तो टॉर्क कितना आ गया, बिना, ठीक है, BINA। बी मैग्नेटिक फील्ड, आई जो करंट फ्लो हो रहा है उस लूप में से, एंड नंबर ऑफ टर्न कितनी टर्न है, और ए एरिया जो टर्न्स है उनका एरिया कितना बन रहा है, राइट। तो
चाहे ये वाला फॉर्मूला, ये जो टॉर्क की वैल्यू है बेटा ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, मतलब ये वो टॉर्क है जो क्या करेगा, इस रेक्टेंगुलर जो ये लूप है इसको रोटेट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, तो इस टॉर्क को हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ओके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू हमें दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख लो जो आपको ठीक लगे, है तो सेम ही, ठीक है, चाहे थीटा की फॉर्म में लिखें या अल्फा की फॉर्म में। फिर अब एक बात बताओ बेटा, जैसे सिचुएशन, अब यहाँ पे आ जाओ डायग्राम में, इस पे टॉर्क लगा, जो करंट, जो रेड कलर की जो लूप आप देख रहे हो, मेरा हाथ ये लूप की तरह है, और ये लूप ऐसे रोटेट कर जाएगा टॉर्क लगने से, ठीक है, ट्विस्ट करेगा। अब इस ये रोटेट करेगा तो इसके साथ में जो हेयर स्प्रिंग लगा है, ये स्प्रिंग भी रोटेट कर जाएगा, ये जो स्प्रिंग है ये भी रोटेट कर जाएगा, ठीक है। और देखो ये टॉर्क लगने के बाद में एक तरीके से ये यहाँ पे आ गया, फिर बाद में इसको ओरिजिनल पोजीशन में भी आ जाएगा ना, जैसे सर्किट में करंट की वैल्यू 0 होगी उस टाइम पे, फिर ये जो टॉर्क है ये वापस, मतलब ये स्प्रिंग है, इसको वापस उसी पोजीशन में ले आएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो जब ये लूप रोटेट करेगा तो इसके साथ में स्प्रिंग भी ट्विस्ट कर जाएगा, ठीक है, फिर जैसे ही करंट की वैल्यू 0 होगी तो ये जो स्प्रिंग है वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा, स्प्रिंग वापस अपनी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, पहले जिस डायरेक्शन में ट्विस्ट हुआ था उससे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। स्पिन जो स्प्रिंग है अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगा, मतलब स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। कौन सा टॉर्क डेवलप हो जाएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। और रिस्टोरिंग टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, ट्विस्ट के, मतलब जितने ज्यादा एंगल से ये रेक्टेंगुलर लूप ट्विस्ट करेगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क वो होता है जो ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करवाने का काम करेगा, ठीक है। जैसे आपने क्लास 11th में रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ते थे, ठीक है, आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते थे, ठीक है, फिर बाद में एक स्प्रिंग की एक इनर प्रॉपर्टी होती थी, वो वापस ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने की कोशिश करते थे, वहां हम उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते थे। अब यहाँ बात स्ट्रेच होने की नहीं है, यहाँ पे ट्विस्ट होने की, तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो ट्विस्टिंग टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो अब रिस्टोरिंग टॉर्क को मैं यहाँ पे टाउ डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे? टाउ डैश से। तो टाउ डैश, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, कांस्टेंट आ जाएगा k इंटू थीटा। थीटा क्या चीज है? थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, ट्विस्टिंग एंगल, जिस एंगल से ट्विस्ट मतलब स्प्रिंग रोटेट करता है, ठीक है। फिर ये आपके पास में k इंटू थीटा, और k यहाँ पे क्या चीज है? कांस्टेंट, k यहाँ पे लिख दो कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये बेसिकली होता है टाउ अपॉन में थीटा। क्या चीज होता है? इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है ना, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर ले इसको या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, होपफुली आपने ऐसा कर लिया होगा। अब बेटा यहां पे देखो, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, ये रोटेट, ये इस पे टॉर्क लगेगा, ये रोटेट कर जाएगा, फिर इसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है वो भी रोटेट करेगा, फिर करंट की वैल्यू, फिर करंट की सर्किट में जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो ये स्प्रिंग क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है। फिर ये बाद में जो लूप रोटेट किया था ये भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ था, रिस्टोरिंग कितना था? टाउ डैश। टाउ को हम क्या लिख सकते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बिना, BIN, और रिस्टोरिंग टॉर्क हमने देखा था K इंटू थीटा। क्या बन जाएगा बेटा? K इंटू थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, के रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, और यहाँ पे ए एरिया है, एन नंबर ऑफ टर्न है, आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। बी क्या चीज बन गया आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ से आई इज इक्वल टू के अपोन में मैं लिख देता हूँ बी एन ए इंटू थीटा। तो जब के को मैं बी एन ए से डिवाइड करूंगा, के को मैं बी एन ए से डिवाइड करूंगा, देखो टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इसकी वैल्यू फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न फिक्स है, कॉइल का एरिया फिक्स है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक अनदर कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम जी या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू जी थीटा, I इज इक्वल टू जी थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये तो आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, I इज इक्वल टू जी थीटा। मतलब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि सर्किट में यहाँ पे इस वायर में जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ही ज्यादा इसमें ट्विस्ट होगा, मतलब उतना ही ज्यादा रेक्टेंगुलर लूप टर्न करेगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा ये रेक्टेंगुलर लूप टर्न करेगा, और इस पे कोई पॉइंटर लगा होगा तो उतना ही ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में आप देखते हो जितना ज्यादा करंट होगा तो पॉइंटर उतना ही ज्यादा मूव करेगा, राइट। तो ये तो था, इट वाज ऑल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करें। अब हम बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होती है कि गैल्वेनोमीटर में हम थोड़ा सा करंट अप्लाई करें और गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन दे, मतलब हम एक अच्छी खासी रीडिंग हमें मिले, राइट, मतलब एक रीडिंग हमें एप्रोप्रिएट वे में मिले, राइट। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, या फिर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और गैल्वेनोमीटर अच्छा लार्ज डिफ्लेक्शन दे, उस केस में हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। तो आप लिखो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, सेंसिटिव if it gives a large deflection, मतलब ये क्या दे, large deflection under small current, under small current और small voltage, स्मॉल वोल्टेज और स्मॉल करंट में लार्ज डिफ्लेक्शन हमें देता है, तो हम उस केस में कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो करंट सेंसिटिविटी IS, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी होती है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, मतलब कितना करंट लगाने पे हमें कितना डिफ्लेक्शन मिलता है। जब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल है, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट का मतलब रेक्टेंगुलर लूप का ट्विस्ट करना, और उसी के साथ में पॉइंटर कनेक्ट होता है, तो जितना वो ट्विस्ट करेगा उतना ही पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसको एंगल ऑफ ट्विस्ट या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा होता है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डेफिनेशन आप लिख लोगे, देखो करंट सेंसिटिविटी इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। तो बेटा हमें ये भी पता है कि I इज इक्वल टू क्या रहता है, जी थीटा, I इज इक्वल टू जी थीटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी हम निकालेंगे थीटा अपॉन में I को मैं क्या लिख लूंगा, जी इंटू थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी 1 अपॉन में जी। और आपको याद हो तो जी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था K अपॉन में NBA, जी को क्या लिख सकते हैं, K अपॉन में NBA। तो 1 अपॉन में जी को क्या लिखेंगे, K अपॉन में NBA, राइट। तो NBA ऊपर चला जाएगा, तो करंट सेंसिटिविटी
का फॉर्मूला बन जाएगा NBA अपॉन में K। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वहीं मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूं तो ये VS होता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से आपको कितना डिफ्लेक्शन मिला, राइट। तो इट इज अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो यहाँ पे VS इज इक्वल टू थीटा। V को मैं क्या लिख सकता हूँ? I इंटू आर। आर क्या है? जो कोइल है उसमें बहुत सारी टर्न है, उनका रेजिस्टेंस। I उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और V क्या है? उसके अक्रॉस लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो V को IR हम लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी आपने देखा था I को हम क्या लिख सकते हैं? Z थीटा। तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिव को लिखेंगे थीटा अपॉन में I को हम लिखेंगे G इंटू थीटा इंटू आर। थीटा से थीटा कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1 अपॉन में ZR। और G को हम क्या लिख सकते हैं? G को K अपॉन में NBA, K अपॉन में NBA, राइट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अपना क्या बन जाएगा? 1 अपॉन में G को लिखेंगे K अपॉन में NBA, ये R हो जाएगा आगे, NBA ऊपर चला जाएगा, राइट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप लिख पाओगे बेटा NBA अपॉन में KR, NBA अपॉन में KR, ठीक। कई बार आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, अब इसकी यूनिट आपसे पूछ ले करंट सेंसिटिविटी के, तो आप निकाल सकते हो ना इससे, ठीक है। और इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी के, ठीक है। तो अब ये पर यूनिट एम्पियर हो जाएगा और ये पर यूनिट वोल्टेज हो जाएगा। बेटा आप एक बात बताओ, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इज इट नेसेसरी दैट इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न देन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, बट इज दिस पॉसिबल कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाए? मतलब एक बात बताओ, यहाँ करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे। B बढ़ाओगे करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, A बढ़ाओगे बढ़ेगी, N बढ़ाओगे करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ टर्न पे, B पे, A पे, K पे, R पे, ठीक है। क्या, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, आप सोच के देखो, क्या मैं नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देता हूं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी? बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट एक डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, इफ नंबर ऑफ टर्न इंक्रीजेस तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने का मतलब रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है। तो लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी उस वायर का रेजिस्टेंस भी तो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाए तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में आ जाओ, आपने नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए, कितने कर दिए? ट्वाइस कर दिए, ठीक है। तो उस केस में जो रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब N बढ़ेगा, साथ के साथ ये भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस केस में कोई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम भी रह सकती है। ये डबल होगा तो ये डबल हो गया, राइट। तो उस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगी, बट नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी। ओके, नोट करें। अब हम कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। गैल्वेनोमीटर आपको पता है एक करंट सेंसिटिंग डिवाइस होता है, बट ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है, और यू कैन से कि करंट को मेजर करेगा तो करंट की बहुत कम मैग्नीट्यूड होगा, करंट की अमाउंट बहुत कम होगी। बट जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम फिर करंट की लार्ज वैल्यू भी मेजर कर पाएंगे, राइट। अब हम बात करें तो देखो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर, देखो ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर सर्कल में जो मैंने G लिखा है, ये गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और G इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर।
ये आपका गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैं एक संट लगा देता हूँ, ठीक है। संट लगाने का एस क्या चीज है, संट है। संट बेसिकली एक लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, संट बोलेंगे। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब मैं संट लगा देता हूँ तो मेरे को जो ये अरेंजमेंट मिलता है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एमीटर। ये अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, एमीटर। और एमीटर बेसिकली एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ आप सर्किट में देखोगे तो दिखेगा सर्किट में यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, टोटल करंट सर्किट में आई आया। इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ शंट में जाएगा, कुछ गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में करंट कितना गया, Ig, और ये करंट फिर आगे चला जाएगा, ठीक है। शंट में करंट कितना जाएगा, Is, ठीक है। ये शंट में से करंट कितना, Is करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, राइट, और फिर कंबाइन होकर सर्किट से I करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये जो आप एमीटर देख रहे हो, ठीक है, एमीटर गैल्वेनोमीटर और शंट की अरेंजमेंट होती है। शंट गैल्वेनोमीटर के साथ में जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा एमीटर बन जाता है। और अब इस वाले केस में मेरे को शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। कई बार आपके स्कूल एग्जाम में आप देखते हो कि न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे कि आपको ये करंट वगैरह गिवन है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है, तो आपसे पूछेगा कि शंट या शंट एक रेजिस्टेंस ही होता है, शंट की वैल्यू निकालो, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम अबव सर्किट, ऊपर वाले सर्किट की बात करें, फ्रॉम अबव सर्किट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर और शंट, जी स्टैंड फॉर गैल्वेनोमीटर, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, शंट का रेजिस्टेंस एस है, जी और एस ये दोनों रेजिस्टेंस है, जी और एस ये दोनों किसमें है, आर इन पैरेलल, दोनों है पैरेलल में। अब बेटा दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, कि जितना पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा उतना ही शंट के अक्रॉस होगा। अब मैं V को क्या लिख सकता हूँ, V को मैं IR लिख सकता हूँ। गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है तो गैल्वेनोमीटर में करंट Ig है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G, कैपिटल G। इसका रेजिस्टेंस R क्या बन जाएगा, J बन जाएगा, ठीक है। शंट की बात करें तो V, इस वाले V को भी क्या लिखेंगे, I इंटू R, ठीक है। तो R इसका कितना हो गया, S, रेजिस्टेंस कितना, S शंट का, ठीक है। और शंट में से करंट कितना जा रहा है, I, शंट में से करंट कितना गया, IS, कितना करंट गया, IS, राइट। तो अब एक बात बताओ बेटा, यहां से I करंट आप देखो, I करंट किसके इक्वल है, IG प्लस IS, IG प्लस IS, ठीक है। तो यहां से मैं IS की वैल्यू निकालूं तो IS को मैं क्या लिख सकता हूं, I माइनस में IG, क्या लिख सकता हूं, IS को I माइनस IG। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं यहां लिख देता हूं। देखो आपके पास जो वैल्यू है Ig इंटू कैपिटल G, और IS को क्या लिख सकता हूं मैं, कैपिटल I, जो सर्किट में टोटल करंट आ रहा था उसमें से करंट इन गैल्वेनोमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये करंट जो शंट में से पास हो रहा है वो हो जाएगा इंटू IS। तो यहाँ से शंट की वैल्यू आपको निकालनी है तो बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हो, I सब्सक्रिप्ट G इंटू कैपिटल G अपॉन में I माइनस में Ig, दिस विल बी द वैल्यू फॉर शंट। शंट की वैल्यू मतलब शंट लो रेजिस्टेंस का जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में कनेक्ट है तो इसके लिए कोई एक्सप्रेशन भी आप निकाल सकते हो कि जो टोटल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना बनेगा उसके लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिखो लेट R subscript A is the resistance of एमीटर। इस एमीटर का एक रेजिस्टेंस होगा ना, और वो G और S
को पैरेलल में कंबाइन करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, शंट का S है। ठीक है, तो दोनों दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो मैंने बताया ना कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लेट आर ए इज द इक्विवेलेंट, ऐसे लिखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1 अपॉन में आर ए किसके इक्वल होगा? 1/G प्लस में 1/S के इक्वल। ठीक है, इसको आप सोल्व करो, G S एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा S प्लस G, और आप आर ए की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा GS अपॉन में G प्लस S। राइट, मतलब आपको रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकालना हो, इस पूरे डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो इतना आएगा, और वही रेजिस्टेंस क्या बनेगा? एमीटर का रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट ये दोनों मिलके ही तो एमीटर बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे एमीटर का रेजिस्टेंस पूछे ऐसे निकाल लोगे। शंट की वैल्यू निकालनी हो, जो लो रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब यहां से आप देखो, ये भी लिख सकते हो सिंस, अब यहाँ पे G का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है S के कंपेरिजन। अब आपको यहाँ से देखो बेटा, जब RA की वैल्यू निकालोगे, देखो RA की वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर यूजुअली क्या होती है? स्मॉल होती है, इज वेरी स्मॉल। मैंने आपको बताया था कि एमीटर बेसिकली क्या होता है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ नीचे G प्लस ए होता है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो RA की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और फिर आप कहोगे सर S, तो S के कंपैरेटिवली G तो बड़ा है ना। ठीक है ना, यहाँ पे G इज ग्रेटर देन S। तो यहाँ से अपने एक चीज पता चलती है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल होता है। और जो आइडियल एमीटर होता है, ये तो रेजिस्टेंस हमने एमीटर का निकाला था। आइडियल एमीटर मतलब ऐसा एमीटर, देखो आइडियल एमीटर का मतलब एक बहुत अच्छा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। बहुत कम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? 0। तो आप यहाँ पे नोट कर लोगे, ये बस लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना बनेगा? 0। नोट करो। नाउ वी विल कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। बेटा गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो वोल्टमीटर का काम क्या होता है? देखो पोटेंशियोमीटर आपको याद है, वो पोटेंशियल मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है पोटेंशियोमीटर। तो सिमिलरली वोल्टमीटर भी क्या करता है? कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप उसके वोल्टमीटर को क्या है, वोल्टमीटर के थ्रू आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो अब गैल्वेनोमीटर से आप वोल्टमीटर कैसे बनाओगे? तो देखो आपके पास में ये गैल्वेनोमीटर होता है और गैल्वेनोमीटर के साथ में आप एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे। ये जो R है, R बेसिकली हाई रेजिस्टेंस है। शंट लो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जो ये रेजिस्टेंस R कनेक्ट करोगे ये हाई रेजिस्टेंस होता है, और इसको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे। और अब ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? वोल्टमीटर। राइट, तो इस केस में सर्किट में I करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो पूरे सर्किट में से कितना करंट पास करेगा? I करंट ही पास करेगा, क्योंकि सर्किट सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। सीरीज में करंट क्या रहेगा? सेम। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब सीरीज में कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा, कुछ कहाँ होगा? हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो, अब ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया? वोल्टमीटर। तो आप यहाँ पे निकालो ये लिखो वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज का कितना ड्रॉप होगा, या यूं भी लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही बात होती है, वोल्टमीटर के अक्रॉस कितना होगा। तो जितना
जितना पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर, इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये किसके इक्वल होगा, Vg प्लस में VR के। ठीक, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो यहां से अपने को ये पता चला कि V इज इक्वल टू क्या होगा, Vg प्लस में VR। V इज इक्वल टू Vg को क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर, रेजिस्टेंस कितना है G, प्लस में वोल्टेज अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस, इसको क्या लिखेंगे I इंटू आर, क्या लिख लेंगे I इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ से आपसे कोई भी चीज निकालनी हो आपको, लाइक जैसे V इज इक्वल टू आई, ये बन गया G प्लस में R, तो V अपॉन में I इज इक्वल टू G प्लस R। आपसे कहे कि हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, तो V अपॉन में I माइनस में G इज इक्वल टू R। ठीक है, V माइनस I अपॉन माइनस V अपॉन में I माइनस G इज इक्वल टू R। ये ध्यान रखना बेटा, ये जो V है ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर है, पूरे के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और Vg क्या है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, और VR कितना है, रेजिस्टेंस के क्रॉस। देखो सीरीज में इसके क्रॉस अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस अलग होगा। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे दो रेजिस्टेंस है R1 R2, इसके क्रॉस V1 ड्रॉप हुआ, इसके क्रॉस V2 हुआ, टोटल कितना होगा V होगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सर्किट में आपको हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो और ये सारे पैरामीटर गिवन हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, राइट। जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, I करंट सर्किट में जो फ्लो कर रहा है, और V क्या, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्टमीटर। ठीक है, टोटल नेट वैल्यू। और फिर आप इसमें आपसे ये पूछे कि रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या निकालना हो आपको, इफेक्टिव लेट R सबस्क्रिप्ट V, RV, या इसको कैपिटल R, जो आपको ठीक लगे। कैपिटल R तो नहीं लिख सकते, हमने हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू ले रखी है। लेट RV इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टमीटर। तो कैसे निकालोगे इसका, देखो अब ये क्या कंडीशन बन गई, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है G, हाई रेजिस्टेंस का कितना है R, तो बताओ इनका टोटल कितना होगा। तो RV किसके इक्वल होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस में हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में ही है ना, पहले वाले में तो पैरेलल में थे, तो 1 अपॉन करके निकाला, या तो सीधा ही निकल जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर RV क्या चीज है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टमीटर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टमीटर, ऑफ अक्रॉस नहीं, ऑफ वोल्टमीटर, ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, तो बेटा इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके बाद में अब आगे आपके सारे चैप्टर बिल्कुल छोटे छोटे हैं। मतलब ये मान के चलो कि 3 से 4 क्लास में, नेक्स्ट 3 to 4 क्लास में एक चैप्टर कवर हो जाएगा। कुछ चैप्टर है जो सिर्फ 2 ही क्लास में कवर हो जाएंगे, कुछ 5 से 7 क्लास में कवर हो जाएंगे। मतलब अब आपका मैक्सिमम जो टाइम कंज्यूमिंग वाला पोर्शन था फिजिक्स का, वो इसी चैप्टर के साथ में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे आपके चैप्टर बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और जितने भी टॉपिक मैंने आज की क्लास में या प्रीवियस क्लास में करवाए हैं, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं न्यूमेरिकल पे स्पेशल वीडियो तैयार कर दूंगा, जिसमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और टॉर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है उन पे, इन सभी पे एक कंबाइंड एक मैं न्यूमेरिकल पे वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।